गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसे हिंदी में कहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है वो एक बार हम शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होते क्या है, ऋण पत्र होते क्या है। तो डिबेंचर का मीनिंग या ऋण पत्रों का मीनिंग हम लोगों ने यही देखा था कि वर्ड डिबेंचर हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबर, मतलब ये लैटिन भाषा के डिबर शब्द से लिया हुआ वर्ड है। यहाँ पर दिया हुआ है डिबेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रॉमिस टू रीपे द लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब डिबेंचर जो होते हैं या ऋण पत्र जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर मतलब कंपनी और लेंडर, जिसने ये अमाउंट कंपनी को पे किया, उन दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक लेटर होता है, कमिटमेंट होता है, जिसमें कंपनी ये कंफर्मेशन देती है या ये प्रॉमिस करती है इस डिबेंचर के बेसिस पर, एक नोट देती है कि वो कंपनी पूरा फंड, पूरा अमाउंट या लोन जो उसने लिया है बाहर से डिबेंचर के बेसिस पर, उस डिबेंचर के अमाउंट को वो पूरा रीपे करेगी अलोंग विथ द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ में वो उस पूरे अमाउंट को चुकाएगी या चुकता करेगी। तो ये था यहाँ पे डिबेंचर का मीनिंग। डिबेंचर का मीनिंग देखने होने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशंस देखी थी। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर जो दिया हुआ है वो 3 डेफिनेशन से, इसमें से एनी 1 डेफिनेशन आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ पे फीचर्स थे, साइलेंट फीचर्स थे डिबेंचर के। तो यहाँ पर इसके 10 फीचर्स दिए हुए थे, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इस 10 में से यानी 6 to 7 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न करना है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ था ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, डिबेंचर को इशू करने के, डिबेंचर को देने के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट्स जो पढ़े थे तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हुए थे, 4 पॉइंट्स दिए थे। इन 4 पॉइंट में से यानी 2 और 3 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है इसके पैराग्राफ के साथ में। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। जो भी व्यक्ति डिबेंचर होल्डर है उसका क्या स्टेटस होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति होना चाहिए, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटस देखा था, उसकी स्थिति देखी थी डिबेंचर होल्डर की, जिसमें यहाँ पे दिया था कि जो भी डिबेंचर होल्डर होता है वो इस अमाउंट को पे करेगा, मतलब ये कमिटमेंट होता है। और ये जो डिबेंचर होल्डर जो रहते हैं या डिबेंचर्स जो रहते हैं वो शेयर्स की तरह ही होते हैं, शेयर की तरह ही सिमिलर होते हैं, और इसे भी हम शेयर की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो देखा था वो था यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स की उपयोगिता या यूटिलिटी को हम लोगों ने जब देखा था तो इसके यहाँ पे हमको पॉइंट्स दिए थे 7। इसमें से एनी 4 to 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके नोट करना है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो था मीनिंग ऑफ डिबेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है और डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो डिबेंचर स्टॉक जो रहता है, डिबेंचर स्टॉक सिमिलर टू शेयर, मतलब डिबेंचर स्टॉक जो रहते हैं वो शेयर्स की ही तरह होते हैं, सिमिलर होते हैं शेयर की ही तरह। और शेयर की तरह होने के बाद में इसमें क्या रहता है, कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। और इन डिबेंचर स्टॉक को हम लोग शेयर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था बॉन्ड का। तो बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज़ एडवांस टू लोन लाइक अ डिबेंचर। मतलब बॉन्ड जो रहेगा वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है किसी भी चीज़ का कमिटमेंट जब हम करते हैं। तो कमिटमेंट होने के बाद में उस चीज़ के लिए हमें बॉन्ड साइन करना पड़ता है। बॉन्ड को हम साइन करने के बाद में हमने जो भी बात सामने वाले पार्टी के साथ में करी है, जो भी हमारी डील फाइनल हुई है, जो भी हमने कमिटमेंट किया उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ यही चीज़ दी हुई थी कि ये जो गवर्नमेंट रहता है ये ओनली इशूड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही इशूड किए जाते हैं कंपनी के कंडीशन में। और यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं अपनी कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंगली या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर को भी जाना है और डिबेंचर स्टॉक को भी जाना है। इन दोनों के 5 पॉइंट दिए हुए यहाँ पे, तो यानी 3 to 4 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो 7 पॉइंट दिए यहाँ पर, इस 7 पॉइंट्स में से भी मैंने आपको यही कहा है 3 to 4 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस।
शेयर होल्डर जो होगा वो हिंदी में होगा अंशधारी, और डिबेंचर होल्डर होगा हिंदी में ऋण पत्रधारी। मतलब जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे वो शेयर होल्डर के नाम से जाने जाएंगे, और जो लोग डिबेंचर्स के बेसिस पर वर्क करेंगे कंपनी के लिए वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर यानी हिंदी में ऋण पत्रधारी माने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में 8 पॉइंट दिए, यानी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ तक का वर्क हम लोगों ने कल कंप्लीट किया। आज से हम लोग जो हमारा न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकारों में कितने क्षेत्र में इसे डिवाइडेड किया गया है, तो वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे फर्स्टली दिया हुआ है, इसमें 2 लाइन में हेडिंग दिया हुआ है, कंपनी इशूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कंपनी जो रहती है वो अलग अलग तरह के डिबेंचर्स को इशू करती है, पब्लिक में लॉन्च करती है। डिबेंचर कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हर डिबेंचर अपनी विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हर डिबेंचर की अपनी एक विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर कैन बी अंडरस्टूड इन वन ग्लेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हम यहाँ पे एक टेबल के बेसिस पर डिबेंचर होल्डर को समझ रहे हैं, जस्ट लाइक अ चार्ट। अलग अलग कैटेगरीज के सब पार्ट दिए हुए हैं। एक्चुअल जो पार्ट है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 7 इस तरह से 6 पॉइंट्स में दिया हुआ है, लेकिन इन सभी के डिफरेंट सब पार्ट है। फर्स्ट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो इसमें फर्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक है बेयरर डिबेंचर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का जो हिंदी में नाम होगा वो स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर जो होगा वो होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र, और सेकंड होगा बेयरर डिबेंचर यानी वाहक ऋण पत्र। सेकंड नंबर पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के आधार पर कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, तो एक होता है सिक्योर्ड जो पूरी तरह से सुरक्षित है, और एक होता है अनसिक्योर्ड जो असुरक्षित है, मतलब जिसके ऊपर सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है वो अनसिक्योर्ड हो गया, और जिसके ऊपर सेफ्टी है वो सिक्योर्ड हो गया। थर्ड नंबर पे हमको दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का हिंदी में नाम होगा शोधन, तो शोधन के हिसाब से दिया हुआ है रिडेम्बल डिबेंचर और इनरिमेम्बल डिबेंचर। रिडेम्बल डिबेंचर जो रहेंगे वो शोध्य ऋण पत्र होंगे, और इनरिमेम्बल डिबेंचर जो रहेंगे वो अशोध्य ऋण पत्र होंगे। नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, मतलब परिवर्तन, कन्वर्ट जिसको हम इजीली कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी दिया हुआ है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल और सेकंड पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो ऋण पत्र, कन्वर्टेबल वो डिबेंचर्स जिसे हम इजीली शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल वो अपरिवर्तित ऋण पत्र या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसे हम इजीली स्टॉक में या शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस इन रीपेमेंट, रीपेमेंट यानी भुगतान की वरीयता के आधार पर, मतलब जिसमें हम किसी भी रीपेमेंट के आधार पर जब हम किसी भी डिबेंचर को परचेस करते हैं, जस्ट लाइक इंटरेस्ट के साथ हमें जब उसका रीपेमेंट करना रहेगा तो उसमें रहेगा फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड होगा सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट पता ही है पहला, और सेकंड इन द सेंस दूसरा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट टाइप ऑफ डिबेंचर, जिसमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंटरेस्ट, कूपन दर या ब्याज के आधार पर, जिसका हिंदी में नाम होगा। तो फर्स्ट दिया हुआ है जीरो कूपन डिबेंचर और सेकंड दिया हुआ है डीप डिस्काउंट डिबेंचर। जीरो कूपन डिबेंचर मतलब जब हम बिना किसी कूपन के, जैसे लाइक लॉटरी, मतलब लॉटरी खुलेगी तो ही प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास अगर कूपन है, अवेलेबिलिटी है कूपन की, तो ही हम उस डिबेंचर की परचेसिंग और सेलिंग कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे दिया हुआ डीप डिस्काउंट डिबेंचर, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर था और उस डिबेंचर की वैल्यू डायरेक्ट हमने बिल्कुल 50% डिस्काउंट कर दिया, उससे भी और ज़्यादा डीप डिस्काउंट, यानी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे जब उस चीज़ को हम लोग इशू कर रहे हैं तो वो चीज़ हो जाएगी डीप डिस्काउंट डिबेंचर। या फिर हिंदी में अत्यधिक कटौती ऋण पत्र, जिसे हम पूरा हिंदी में अगर कहें तो अत्यधिक कटौती ऋण पत्र ये होगा हिंदी मीनिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिसाइड्स अबव मेंशन्ड डिबेंचर देयर आर गारंटीड डिबेंचर्स ऑल्सो, मतलब यहाँ पे कुछ गारंटी युक्त ऋण पत्र भी होते हैं। मतलब इतने टाइप्स के तो डिबेंचर हैं ही, ये सब तो डिबेंचर की कैटेगरीज होती ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिबेंचर का जो नाम दिया हुआ है वो है बेसिस अबव मेंशन, मतलब इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गारंटीड
गारंटी डिबेंचर भी है। गारंटी डिबेंचर यानी जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की गारंटी के साथ में उस चीज़ को इशू करवाते हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ डिबेंचर। मतलब यहाँ पे हम इसकी पूरी डिटेल को पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं, सब पॉइंट्स, अब इन सब पॉइंट्स को ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक एक करके समझ रहे हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर यानी जहाँ पर हमारे पास में पूरी डिटेल जहाँ पर रहती है, मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम रजिस्टर्ड करते हैं कंपनी के पास में, जिसका पूरी तरह से डेटा रहता है, तो वो हो जाएगा पूरी तरह से रजिस्टर्ड। सेकंड नंबर पे बेरियर, तो यहाँ पर यही होगा वाहक ऋण पत्र। तो वाहन ऋण पत्र वो होते हैं, या बेरियर डिबेंचर्स वो होते हैं जो सिर्फ रजिस्ट्री में लिखे जाते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट रहेगा वो ब्याज के बेसिस पर किया जाएगा, इंटरेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा। अनसिक्योर्ड यानी असुरक्षित। तो असुरक्षित वो ऋण पत्र जिनके ऊपर किसी भी तरह की श्योरिटी कंपनी अपने ऊपर नहीं लेती है। मतलब अगर आज आपने 100 रुपये के हिसाब से अगर शेयर परचेज करा है और अगर 100 की वैल्यू सीधे 20 पे ही आके रुक गई है, मतलब इतना उसका मार्केट डाउन हो गया और कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी उनके लिए उन डिबेंचर्स के लिए पर्टिकुलर अपनी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं देगी कि इसका रेट हमेशा बढ़ेगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी अनसिक्योर्ड डिबेंचर के नाम से ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर डिबेंचर, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को आपको उतना पैसा देना ही है जितना आपने उससे कमिटमेंट करके रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारे पॉइंट्स की डिटेल दी हुई है, जिसमें फर्स्ट फिर सिक्योर डिबेंचर के बाद है रिडेम्बल, इनरिमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। इस तरह से यहाँ पे 10 से 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन सबको आप एक एक दो लाइन में ही हैं, वैसे तो हम लोगों ने समझ लिया है, फिर भी आप एक बार बुकिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में आप लोग उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये पढ़े हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने प्रकार के डिबेंचर होते हैं या ऋण पत्रों के प्रकार। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो कूपन रेट डिबेंचर देख रहे हैं कि कूपन रेट डिबेंचर एक्चुअल में होता क्या है। कूपन रेट डिबेंचर जो रहता है यहाँ पे दिया हुआ है, कूपन रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब कूपन दर से आशय ऋण पत्रों के निर्धारित ब्याज से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी एक्चुअल में इंटरेस्ट हमको उस डिबेंचर के ऊपर पे करना है वो हम पहले से मेंशन जहाँ पर करते हैं, तो वो पेपर हमारा यहाँ पे कूपन नाम से जाना जाएगा, तो वो हमारा काउंट होगा कूपन रेट डिबेंचर में। आगे दिया हुआ है ऑन दिस बेसिस डिबेंचर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। यहाँ पे कूपन बेस्ड जो डिबेंचर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ज़ीरो कूपन, मतलब जिसमें किसी भी तरह का आपका कोई कूपन मतलब अमाउंट आपको एक्सेस पे नहीं करना है। और सेकंड है डीप डिस्काउंट। तो डीप डिस्काउंट मैंने आपको अभी बताया कि 100 का था और सीधे 80 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में आपको जब वो इशू कर पा रहे हो तो वो हमारा काउंट हो जाएगा डीप डिस्काउंट डिबेंचर में। अब यहाँ पर गारंटी डिबेंचर में जो था, गारंटी डिबेंचर के यहाँ पे यानी 4 पॉइंट्स दिए हुए, इनको सिर्फ आप एक बार रेड कर लेना। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो सब था डिबेंचर्स के प्रकार, ऋण पत्रों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर हिंदी में इसका नाम होगा ऋण पत्रों का निर्गमन। अब ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर एट पर डिस्काउंट और एट प्रीमियम। जिस तरह से कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, अपने अंशों को डिस्काउंट पर, एट पार या फिर प्रीमियम पे इशू करती है, अलॉट करती है पब्लिक में, उसी सिचुएशन में सेम उसी की तरह डिबेंचर्स भी या तो सेम रेट पे एट पार जो दिया हुआ है वर्ड वो, या फिर डिस्काउंट कम मूल्य पर, या फिर होता है प्रीमियम यानी उन शेयर्स, उन डिबेंचर्स की वैल्यू को बढ़ाकर वहाँ पर कंपनी अपने जो डिबेंचर्स रहते हैं उन्हें निर्गमित करती है। अब वो निर्गमित कर रही है, जो इशू कर रही है वो किस तरह से होंगे, या तो होगा एट पार सेम रेट पर। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है डिस्काउंट, जो भी शेयर है उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम करके, जो भी शेयर है जो भी डिबेंचर है उसका अमाउंट कुछ कम कर देंगे, तो वो हमारा काउंट हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट में। और थर्ड नंबर पे दिया हुआ है और एट प्रीमियम, मतलब जो भी डिबेंचर की कॉस्टिंग है
उसमें कंपनी और कुछ 2-3 रुपए जैसे हमने शेयर्स में देखे थे प्रीमियम बढ़ी हुई रहती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पे भी अपने डिबेंचर्स को अलॉट करती है। तो ये यहाँ पे होते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। आगे दिया हुआ है एप्लीकेशन कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक और मोर लेस देन डिबेंचर ऑल्सो। मतलब इसकी भी जो प्रोसीजर रहती है डिबेंचर्स को इशू करने की, उसमें सबसे पहले कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को पब्लिक में अलॉट करना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो वो तो इन तीनों में से किसी एक पे करेगी, अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। अलॉट करने के बाद में सबसे पहले पब्लिक की तरफ से कलेक्शन होता है जो कि रहेगा एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन सेम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब जितनी हमारे पास में एप्लीकेशन आई है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमको सपोज़ यहाँ पे अलॉट करना है सिर्फ 5,000 शेयर और हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 7,000 की, तो 5,000 हमको यहाँ पे डिबेंचर अलॉट करना और हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हुई है 7,000 की, तो 2,000 रुपये जो है वो हमारे काहे में आ जाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया पॉइंट रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अपने शेयर्स के लिए पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन नाम आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी को पढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर की प्रोसेस की दिया हुआ है अकाउंटिंग मेथड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग मेथड क्या होती है इशू करने की, डिबेंचर इशू करने की या डिबेंचर अलॉट करने की। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस के आधार पर हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक है एट पार, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। सेम सम मूल्य पर हिंदी में जिसका नाम होगा प्रीमियम पर, तो प्रीमियम यानी प्रीमियम ही हुआ, और एट डिस्काउंट यानी बट्टे पर। तो यहाँ से एट प्राइस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जिसका हिंदी में नाम होगा प्रतिफल के आधार पर, तो उसमें फर्स्ट होगा फॉर कैश, नगद। सेकंड नंबर पे होगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर आप किसी और चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो तो वो, और एज अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी बेसिस पर भी आप मतलब एक श्योरिटी दे देते हो आप किसी भी चीज़ की। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे फॉर द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ रिडम्पशन। रिडेम्पशन जिसका हिंदी में नाम होगा शोधन की शर्तों के आधार पर निर्गमन। शोधन की शर्तों के आधार पर, तो इशू एट पर, रिडेम्पशन एट पर, मतलब इशू एट पर किया है, प्रीमियम पे किया हुआ, डिस्काउंट पे किया है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। इसको आप सिर्फ एक बार जनरल रीड कर लेना, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये आपका ऋण पत्रों का जो शोधन वाला पॉइंट है वो अब यहाँ से आपके लेसन से कट हो गया है। इस बार के सिलेबस से लेसन नंबर ये वाला लेसन हट गया है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप एक बार सिर्फ रीड कर लेना। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट हमें इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि कंपनी के पास में हिसाब किताब उसको दोनों कंडीशन पे रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के लिए थ्योरी के साथ ही साथ में प्रैक्टिकल करने के लिए जर्नल एंट्रीज करी थी, सेम वही जर्नल एंट्रीज यहाँ पर भी होंगी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन। बस नाम चेंज हो जाएगा, शेयर्स की जगह डिबेंचर, क्योंकि हमारा लेसन है डिबेंचर। जिन स्टूडेंट्स ने लेसन नंबर 7 की 8 जर्नल एंट्रियाँ याद करी है, एप्लीकेशन की, रिसीव और पे की, ट्रांसफ़र की, अलॉटमेंट की करी है, रिसीव्ड और पेड की, सेम फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की अगर आपने वो 8 एंट्रियाँ जर्नल की लर्न करी हैं, तो यहाँ की ये जर्नल एंट्रियाँ आपको बहुत इजी रहेगी और आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। विद इन अ मिनट में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे ये एप्लीकेशन और वो जर्नल एंट्रीज़ और ये जर्नल एंट्रीज़ हमारी सिमिलर है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले डिबेंचर, जब हम सेम रेट पर डिबेंचर का अलॉटमेंट करते हैं या इशू करते हैं डिबेंचर को पब्लिक में, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये हमारी डिबेंचर के लिए एंट्री होगी और यही एंट्री हम लोगों ने लेसन नंबर 7 को जब हमने 8 करा था तो हमने एंट्री करी थी।
ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी इशू एट पार था, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्योंकि लेसन में अब हम लोग डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं, इसलिए नाम शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ पर भी सेम है, डिबेंचर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम एंट्रीज़ है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेसन में इस एंट्रीज़ को लर्न किया है तो आपको डिबेंचर वाली एंट्रीज इजीली लर्न करते आ जाएगी। यहाँ पर भी जब भी हम पब्लिक में शेयर अलॉट करते हैं तो हमारा जो शेयर रहता है वो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट ये सारी कंडीशंस को क्रॉस करते हुए ही आगे जाता है, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हमारी एंट्रीज सेम रहती हैं। आगे हमारे पास में कभी कभी कंडीशन ये आती है कि हमारे पास में अलॉटमेंट जो रहेगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का रहेगा, तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्रीज़ को हमें एडजस्ट करना रहेगा, वो हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले ये सारी 10 एंट्रीज़ आप लोगों को जनरल एंट्रीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, या फिर आप लोग बुक में ही लर्न करके अपना वर्क कंप्लीट करना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है डिबेंचर इशूड एट पर, सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसका हिंदी में नाम होगा सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमको दिया हुआ है केतन लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच पेबल एज फॉलोज 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 रुपये का डिबेंचर था, 10 रुपये उन्होंने लिए एप्लीकेशन पे, 30 रुपये लिए उन्होंने अलॉटमेंट पे, तो टोटल हो गए 40। और आगे दिया हुआ है एंड द बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बची हुई अमाउंट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। मतलब 100 में से अगर 40 रुपये गए तो 60 रुपये जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाएंगे। ऑल अमाउंट वर ड्यूली रियलाइज, पूरी अमाउंट एक बार में ही हमें रिसीव हो गई है। जनरल एंट्रीज हमें बनानी है केतन लिमिटेड की बुक में। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज किस तरह से होंगी, देखिए सबसे पहले हमारी जनरल बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, 10 रुपये एप्लीकेशन पे थे, वो टोटल 5000 डिबेंचर थे, तो 5000 इंटू 10 करा तो 50,000 से डेबिट 50,000 से क्रेडिट। सेम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 50 से डेबिट 50 से क्रेडिट। अलॉटमेंट पे हमने यहाँ पर लिए थे 30 रुपये 5000 शेयर के हिसाब से, तो 5000 इंटू 30 तो 15, तो 1,50,000 से डेबिट 1,50,000 से क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 1,50,000 से डेबिट 1,50,000 से क्रेडिट। थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 60 रुपये जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जा रहे हैं 60 रुपये, और टोटल डिबेंचर थे 5000, तो 60 इंटू 5 करा तो 3 लाख से डेबिट और 3 लाख से क्रेडिट। तो 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 3 लाख से डेबिट 3 लाख से क्रेडिट। सेम कंडीशन बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख से डेबिट 3 लाख से क्रेडिट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ जब हमने डिबेंचर को सेम रेट पे इशू डेट पर करा था, मतलब सम मूल्य पर जब हमने ऋण पत्रों को निर्गमित किया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने डिबेंचर अलॉट किया है वो प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम की अमाउंट सेम यहाँ पर वैसी ही होगी जैसी आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में शेयर्स के साथ में करी। तो क्या है प्रीमियम की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर भी प्रीमियम सेम कंडीशन में क्रेडिट ही होगी, और यहाँ पर हमारी जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो रहेगी ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के टाइम पे हमारे पास में जो जर्नल पास होगी वो क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रीमियम का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में ईजी रहे। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बिट्टू लिमिटेड इशूड 4000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑन ऑफ 5% पेबल इज ₹20 ऑन एप्लीकेशन 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 4,000 रुपये के डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है 4,000 रुपये वाले, 100 रुपये का एक 5% प्रीमियम पर हमने उन्हें अलॉट किया है। 100 का 5% यानी शेयर डिबेंचर की जो कॉस्टिंग है वो बढ़कर हो गई 120
₹5। अब 105 में उन्होंने क्या करा है, 20 रुपये लिए हैं एप्लीकेशन पर, 35 रुपीज़ लिए उन्हें अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और रिमेनिंग जो है वो बैलेंस जो है वो आ गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पर 5 रुपये अगर प्रीमियम के तो 30 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, और बची हुई जो अमाउंट है वो हमारी आ जाएगी 45 के अकॉर्डिंगली इसमें। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन सेम, 4000 शेयर डिबेंचर थे, 20 रुपये का एक, तो 4000 इंटू 20, 80,000 से डेबिट, 80,000 से क्रेडिट। सेकंड कंडीशन की सेम एंट्री, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 80,000 से डेबिट, 80,000 से क्रेडिट। प्रीमियम पे हमें जो एंट्री करनी रहेगी वो क्या रहेगी, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल हमारे पास में डिबेंचर में जाएगा अमाउंट 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, तो 30 इंटू 4000 तो 1,20,000। 5 रुपये थे प्रीमियम के, तो 5 इंटू 4000 कर तो 20,000 आ गया हमारा प्रीमियम में, और इन दोनों को ऐड किया तो 1,40,000 हमारा आ गया डिबेंचर अलॉटमेंट में। सेकंड नंबर पे जो इसकी एंट्री होगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, इसकी वही 1,40 से डेबिट, 1,40 से क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में गई है। 100 में से हमारे यहाँ पे 55 रुपीज़ कवर हो गया है, तो अब हमारे पास में जो रुपए बचे हैं उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 2 लाख से डेबिट, 2 लाख से क्रेडिट। सेम कंडीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 लाख से डेबिट, 2 लाख से क्रेडिट। यहाँ तक का हम लोगों ने आज क्वेश्चन देखे। अब इसके बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वैसा ही है। सक्सेस लिमिटेड इशूड 4,006% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच, पेबल एज 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 60 रुपीज़ पर डिबेंचर ऑन कॉल। 100 रुपये का टोटल डिबेंचर था, 10 रुपये एप्लीकेशन पे दिए, 30 रुपये अलॉटमेंट पे और 60 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पे 6 एंट्रीज सेम बनेंगी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है अंकित लिमिटेड इशूड 6,008% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ इच एट पर, पेबल ऑन 10 रुपीज़ एट एप्लीकेशन, 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑफ रुपीज़ फाइनल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 10 रुपये एप्लीकेशन पे लिए, 20 अलॉटमेंट पे, तो टोटल होगा 30। 40 रुपये उन्होंने लिए फर्स्ट कॉल पे, तो 40 और 30 हो गए 70। रिमेनिंग जो अमाउंट है, बैलेंस जो अमाउंट है वो 30 रुपये जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। तो यहाँ पर भी वही सेम जनरल एंट्रियाँ बनेगी, 8 एंट्रीज़ बन जाएंगी जनरल की, बस सेम रहेंगे एंट्रीज़ आप लोगों को पीछे से मिल जाएंगी, जहाँ पर हमको फॉर्मेट दिया हुआ है जनरल एंट्रीज़ का, उसके बेसिस पर बस आप लोगों को अमाउंट का वैल्यूएशन करते हुए जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, श्रद्धा लिमिटेड कंपनी इशूड 10% 8% डिबेंचर नोट्स वैल्यूड 50 रुपीज़ ईच, अमाउंट ड्यू टू 20 रुपीज़ ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, द बैलेंस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे सेम कंडीशन है, 8,000 डिबेंचर है, 50 रुपये का एक है और 20 रुपये उन्होंने लिए हैं एप्लीकेशन पे, और अमाउंट सेकेंड अमाउंट जो है वो पूरी हो गई है, ड्यू अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के। तो 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारा अमाउंट आ जाएगा अलॉटमेंट का, तो 30 इंटू 8,000 करेंगे तो हमारे एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रीमियम का है, क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रीमियम का है। प्रीमियम के अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है एक, उस प्रीमियम के एग्जाम्पल के बेसिस पर ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। आपको अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों को सेल्फली वर्क करने की प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को हैबिट डालना है अपना खुद का वर्क अपने आप से सॉल्व करने की, और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो ताकि आप लोगों की अगर कुछ क्वेरी रहती है तो वो क्वेरी हम लोग ऑनलाइन क्लास में सॉल्व कर पाए। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2 के बेसिस पर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे, एक था इशू एट पर और एक सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने इशू एट प्रीमियम। इन 2 एग्जाम्पल के बेसिस पर यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 5 एनी हाउ सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे, और वर्क कंप्लीट करके वो फ़ोटोज़ आप लोग मुझे सेंड करेंगे कि मैडम हमने ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ लो,
या होमवर्क, लेकिन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर अभी आप लोगों को सॉल्व करा हुआ नहीं बताऊँगी। ये क्वेश्चंस 1 to 5 आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे और मुझे आप लोग अपने ऑनलाइन क्लास में इसके डाउट अगर है तो वो पूछेंगे, और जिनका वर्क कंप्लीट हो जाता है वो लोग पिक अपने नाम के साथ में सेंड करें कि यस आप लोगों ने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक की थ्योरी हमारी सिर्फ उतनी ही थी जो हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर कर ली है। तो वहाँ तक की थ्योरी एनी हाउ कॉपी में नोट हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए थ्योरी, क्योंकि अब आप लोगों के पास में हार्डली 2 मंथ्स है। फरवरी आप ये पूरा समझ लीजिए कि पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, और 1 मार्च से या फिर फरवरी एंड से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी सिर्फ 2 ही महीने हैं। जो बच्चे अभी तक भी पढ़ाई के लिए सीरियसली नहीं हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। 12th क्लास का रिज़ल्ट है और हर जगह 12th के रिज़ल्ट की इम्पोर्टेंस है, ये आप लोगों को खुद को भी पता है। तो बस यही है, स्टडी करो और जहाँ डाउट आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग डाउट क्लियर करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने रिज़ल्ट को प्रूव करो।